हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल G4 जनरल में। दोस्तों, आज हम लोग का हिस्ट्री का जो हम लोग आज 10वां पार्ट है और हिस्ट्री का हम लोग क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे और उसमें आज जो है सो हम लोग 10वां नंबर पार्ट पे आ गए, यानी कि कम से कम हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं हिस्ट्री में। और ये जो है सो NMMS वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। साथ ही आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करें, SSC या फिर किसी भी चीज़ की, तो वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं। आप सभी को पता है कि यदि आप पहला ही क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये SSC, रेलवे और कोई भी वनडे एग्जाम हो, वो सभी एग्जाम इस क्वेश्चन को पूछती है। और ये NMS वालों के लिए भी बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, ये आज हमारा लास्ट पार्ट होगा। लास्ट पार्ट नहीं, यानी कि जो 10 या 8 क्वेश्चन का जो हमारा सीरीज चलता था उसका लास्ट पार्ट होगा। लेकिन दोस्तों, कल जो लेके आने वाला हूँ वो होने वाला है कि आपका 11वां पार्ट होगा। उसमें आपको 2007 से लेके 2023 तक जितना भी हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। और मैं चाहूंगा कि वो सारा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग कर ले। जो भी पिछले साल का क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को आप पूरा कर ले, ताकि आप लोग यदि एक बार उतना क्वेश्चन कर लेते हैं, यदि आप एक साल में कम से कम जो है सो 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना तक 10 क्वेश्चन पूछा जाता हो तो, और नहीं नहीं तो कितना साल का हो जाएगा आप लोग को, 7 इधर और मानिए कि 12 ही साल का रहेगा, तो 120 क्वेश्चन और इधर हो जाएगा। और 120 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पूछा जाता है 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में उम्मीद है कि आप लोग 9 या 10 क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक, तो आज की क्लास और कल की क्लास तो इम्पोर्टेंट होगी ही, पर आज की क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ये हमारा हिस्ट्री का लास्ट होगा। इसके बाद हो सकता है मैं फिजिक्स या फिर रीजनिंग का ही कोई पार्ट लेके आऊँ। ठीक, तो बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल G4 जनरल के साथ। और दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी को दिख रहा होगा कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किस के मध्य लड़ा गया। और पहला ऑप्शन दिया आप लोगों के पास मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जयपाल, और मोहम्मद गौरी और अजयपाल। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि जो त्राइन का प्रथम युद्ध है वो कब लड़ा गया? 1191 में। कब लड़ा गया? 1191 में। और ये किस किस के बीच लड़ा गया? ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान आप सभी को पता होगा, चौहान। पर आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि इसी पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लाया, क्योंकि बहुत कोई पृथ्वीराज चौहान, यदि इसी में आपको पृथ्वीराज द्वितीय ऑप्शन करके और तृतीय करके दे दिया जाए। SSC ने एक बार इस टाइप से किया है कि आपको एक ऑप्शन में पृथ्वीराज द्वितीय और एक ऑप्शन में पृथ्वीराज तृतीय दे दिया, जिससे स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसी के अगले वर्ष 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध था। कौन सा युद्ध था? तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान फिर आमने सामने आए थे। और इसमें पृथ्वीराज तृतीय की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। किसके हाथ हुई थी? तो मोहम्मद गौरी के हाथ हुई थी। और इसी युद्ध को भारत में मुसलमानी सत्ता या फिर मुसलमान धर्म का आगमन कहा जाता है। यही युद्ध था जिसमें मोहम्मद गौरी भारत आया और मोहम्मद गौरी ने मुसलमान धर्म को बढ़ावा दिया, यानी कि जो भी हिंदू थे, जो भी सिख थे, जो भी ईसाई थे, यानी कि जो भी धर्म के लोग थे, उसको क्या किया? तो आपको इस्लाम धर्म कबूल करने पे मजबूर किया गया। कैसे मजबूर किया गया? तो उसको ये बहुत ही साम दान दंड भेद चारों तरीका अपनाया गया था, जहाँ पे आपको कर भी लगाया गया था, जिस आप लोग जजिया कर जानते होंगे, खराज जानते होंगे, ये सारा कर लगाया गया था हिंदू पे। यदि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान नहीं बनना चाहते तो आपको जज कर देना होगा। यदि कर नहीं देते तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। तो ऐसे शासक आए। और ये जो मोहम्मद गौरी था, ये कहाँ का था? ये सब आपको तुर्क का था। कहाँ का था? तुर्की मुसलमान था। कहाँ का? तुर्की मुसलमान। आप लोग को ये याद रखना है। बढ़े हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको यहाँ पे दो तीन चीज मिली, पता चला होगा कि त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ होगा। फिर अगले ही साल तराइन का युद्ध द्वितीय युद्ध हुआ था, जो 1192 में हुआ था। और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के ही बीच हुआ। और इसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत में प्रथम मुसलमान
आक्रमणकारी था। मतलब कि आपको से पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम मुसलमान आक्रमण कौन किया था। आपको ऑप्शन दिया है, आप लोग देख रहे हैं, मोहम्मद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों भारत में आप सब इस बात को, लाइन को गौर से सुनिए कि भारत में दो बार आक्रमण हुआ है। पहला आक्रमण 711 में जो असफल आक्रमण था, कैसा था, असफल आक्रमण था, और ये अब्दुल्ला के द्वारा किया गया था। और ये 712 में हुआ था, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो आपको कहीं भी यहाँ पे अब्दुल्ला दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए हम क्या देंगे, मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में। तो भारत में प्रथम मुसलमान आक्रमण कब माना गया है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में। याद रहेगा आप सभी को, आप सबको याद रखिएगा। और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही 1213 ईस्वी में, कितना में, 713 में, कितना, 713 ईस्वी में जो है सो आपको मुल्तान पे आक्रमण किया गया। जो मुल्तान का क्षेत्र है वो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, और उसी मुल्तान को मोहम्मद कासिम ने कहा स्वर्ण नगरी। क्या कहा, स्वर्ण नगरी, क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या मिला उसको, धन की प्राप्ति हुई, सोना की प्राप्ति हुई। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम ने 700 मुल्तान को स्वर्ण नगरी की उपाधि दी। और ये एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, और बिहार दरोगा के भी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन सबको इग्नोर नहीं कीजिए, आप शॉर्ट नोट बनाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, इससे फायदा होगा। बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं। कलर कुछ ब्लू यूज कभी नहीं किया, ब्लू कर लेते हैं, ब्लैक ब्लू। ठीक, इसमें दिया गया विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि महमूद गजनबी ने क्या किया था। आप लोग याद रखिएगा, महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया भारत पे। उसमें 16वां आक्रमण इसका क्या था, फेमस आक्रमण था। और 16वां आक्रमण किस पे किया था, विख्यात सोमनाथ मंदिर पे, जो भगवान शिव को समर्पित है। किसको, भगवान शिव को समर्पित है। और ये आक्रमण सफल भी था। पर आपको ऑप्शन यहाँ पे कहीं भी महमूद गजनबी नहीं मिल के क्या मिल रहा होगा, ऑप्शन सुल्तान महमूद। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि ये पहला महमूद जो गजनबी था, ये पहला ऐसा शासक था, पहला ऐसा आक्रमणी था जिसको खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपाधि दी गई। किसको, महमूद गजनबी को। इससे पहले सुल्तान की उपाधि नहीं थी। और तुर्क के खलीफा, आपको पता है कि खलीफा किसको बोलते हैं, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा बोलते हैं। और उन्हीं के द्वारा मोहम्मद गजनबी को किसकी उपाधि दी गई, सुल्तान से। और तब से भारत में जो है सो आपको सुल्तान या फिर कहीं भी आपको सुल्तान शब्द मिलेंगे। बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, पता चला आप लोग को कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। तो आपको नष्ट किया था सुल्तान महमूद गजनबी ने। मैं लिख भी देता हूँ, गजनबी ने। और ये जो आक्रमण किया था वो 1025 और 1026 के बीच में किया था, 1025 और 26 के बीच में। और मोहम्मद गजनबी ने कुल कितने आक्रमण किए थे, याद रखिएगा, 17। एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग जाके जो है तो पिछले साल का क्वेश्चन उल्टा के देख लीजिएगा। क्लियर, उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए पशुपति, ब्रह्मा की, विष्णु की और इंद्र की। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेन रूप से किसकी पूजा करते थे, पशुपति की। जो किस कौन था, शिव, पशुपति या शिव। जब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हो रही थी उस टाइम पशुपतिनाथ की मूर्ति भी निकली थी, नटराज की भी मूर्ति निकली थी, जो किसको समर्पित है, भगवान शिव को या पशुपति को। ठीक, क्लियर है। पशुपति आप सभी को पता होना चाहिए, पशुपति भगवान शिव को ही कहा जाता है। बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है, यानी कि त्रिपिटक ग्रंथ है तो आप लोग को जैन धर्म, हिंदू, यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि मुसलमान या फिर बौद्ध से। तो आप सभी को याद रखना चाहिए कि ये जो आपको त्रिपिटक है वो बुद्ध धर्म से, किससे, बौद्धों के लिए। किसके लिए, बौद्धों के लिए। बुद्ध धर्म से त्रिपिटक ग्रंथ जुड़ा हुआ है। और आप सभी को ये भी क्लियर बता दूं कि भगवान बुद्ध ने 3 पिटक दिए थे, है ना, तीन, एक उसमें सूत पिटक भी एक फेमस है। 3 पिटक दिए थे, है ना, 3 पिटक जो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बताइए
मुगलों की स्थापना भारत में कब हुई? मुगलों की स्थापना भारत में कब हुई? और ऑप्शन नंबर ए है 1455, 1688, 1526 और 1822। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मध्यकालीन भारत में, उसमें हमको मुख्य रूप से दो ही चीज़ के बारे में पढ़ना है। पहला जो पढ़ना रहता है हमको, उसका नाम है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। और दूसरा है मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, या फिर उसी को बोलेंगे मुगल साम्राज्य, या फिर उसी को बोलेंगे मुगल वंश। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत का जो है टाइम पीरियड 1206 से 1526, 1206 से 1526। और जब दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, यानी कि 1526 में इसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। 1526 में दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, और उसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो आप लोग कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में कब हुई? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में 1526 में। कितने में हुई? 1526 में। क्लियर होगा? उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी बात, ठीक। और आप लोग को बताना है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया। मैं आपको हर एक वीडियो में जो है सो आपको एक दो क्वेश्चन दे के जाता हूँ, ताकि आप लोग उसको कमेंट करें, पर बहुत कम ही लोग कमेंट करते हैं। जो ट्यूशन के बच्चे हैं वो तो करते हैं, बाकी बच्चे नहीं करते हैं। तो आप लोग नहीं हो तो हेल्प, गूगल की हेल्प लीजिए या बुक की हेल्प लीजिए, कहीं ना कहीं से आप लोग हेल्प लीजिए, ताकि आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी पड़े। यदि आप उस चीज़ को खुद से सर्च करते हैं, खुद से उस चीज़ के बारे में जानते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक। बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? पहला है सिंधु, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है मोहनजोदड़ो और डी पंजाब। तो बताइए कौन सा था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की यानी कि खुदाई चल रही थी, तो उस टाइम में सबसे पुराना शहर जो खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा। और ये कब खोजा गया था? 1921 में, 1921 में। और आप सभी को पता है कि 837 भी यहीं से मिला था, ठीक। आप सभी को बताना है कि हड़प्पा का खोज किसने किया था। आप लोग के पास दो ऑप्शन है, आर डी बनर्जी या फिर दयाराम साहनी। दो ऑप्शन है, आर डी बनर्जी या दयाराम साहनी, आपको इन्हीं दोनों में से एक ऑप्शन देना है। क्लियर है? बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप सबको ये भी बता दें कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो 1705 से लेके, सॉरी, 2500, 2500 से लेके 1700, 1750 तक था। क्लियर है? 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। कितना से कितना तक था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड था वो 2500 से लेके 1750 बीसी तक था। ठीक है, क्लियर रहेगा? आप लोग को टाइम से रिलेटिव यदि कोई प्रॉब्लम आप लोग को लगे कि ये सब 2500 से 1750 कैसे जा रहा है, तो ये ईसा मसीह के जन्म से पहले की तारीख है, इसीलिए ये क्या होता है, तो आपको उल्टा चलता है कि यदि आप जैसे अभी चल रहा है 2023, तो 2024 आएगा, लेकिन ये ईसा मसीह के जन्म से पहले है, इसीलिए टाइम पीरियड पीछे की ओर आता है और जीरो पे आता है और फिर जीरो से एक पे आता है। टाइम पीरियड के बारे में जब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी कि जब मैं किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग को सब्जेक्टिव के बारे में बताऊंगा, तो उस टाइम हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक। फिलहाल हम बात करते हैं भारत में, यानी कि जो भी हमारा क्वेश्चन चल रहा है उस पे बात करते हैं। और जब चैनल मोनिटाइज होगा तो आप सभी को पता है उसी टाइम मैं कैमरा के सामने आऊँगा। उस टाइम आप लोग को बेहतरीन हिस्ट्री हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपको मैथ हो, कोई भी हो, या फिर प्रैक्टिस से ठीक क्यों ना हो, मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कराऊंगा। और ये कोई भी इंट्रांस एग्जाम उसका भी चलेगा, ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वेदों की संख्या कितनी है। एक सेकंड में हाईलाइट थोड़ा कम करता हूँ। आप लोग से पूछा जा रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो बताइए वेदों की संख्या 3 है, 4 है, 6 है या 8 है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वेदों की संख्या कितनी है, 4। वेदों की संख्या कितनी है, 4। पहला कौन सा वेद है बताइए, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला आप सभी को पता होगा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद के बाद आप सभी को, आप लोगों को पता होगा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक। और आप सभी को आप लोग को ये भी बताना है कि वेदांग कुल कितने हैं, वेदांग कुल कितने हैं। और ऑप्शन आपके पास यही सेम टू सेम यही ऑप्शन है, इसी ऑप्शन में से आपको क्या करना है, ऑप्शन देना है। बढ़े अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो किससे रिलेट है। तो आप लोगों को पता है कि सामवेद से। किससे? सामवेद से। स से सामवेद, स से संगीत, इसको इस तरीके से याद रखिएगा, स से सामवेद, स से संगीत। नहीं तो आप लोग जो है सो यजुर्वेद में क्या कर जाएगा, कंफ्यूज। और यजुर्वेद जो है सो यज्ञ के मंत्रों के लिए फेमस है, यश से यज्ञ,
ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना, य से यज्ञ तो य से यजुर्वेद, स से सामवेद तो स से संगीत। ठीक, क्लियर है। संगीत के लिए सामवेद, यज्ञ के मंत्रों के लिए यजुर्वेद। आधुनिक, यदि आधुनिक वेद की बात करें या फिर नवीन वेद की बात करें तो अथर्ववेद, और प्राचीनतम वेद की बात करें तो ऋग्वेद। क्लियर है इतना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग है कि निम्नलिखित में, एक सेकेंड, निम्नलिखित में कौन से वेद में जुदाई, माया और जादुई माई, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए जादुई माई, जादू, जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अथर्ववेद, दूसरा सामवेद ऋग्वेद, या फिर डी नंबर दिया ऑप्शन यजुर्वेद। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आप लोग का आधुनिक वेद है, जो आप लोग को अभी नया 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 जिसको हम नवीन वेद बोलते हैं, उसका नाम है अथर्ववेद। और अथर्ववेद के बारे में आप लोग को जादू टोना माया वशीकरण सब के बारे में किसमें दिया गया है, अथर्ववेद में। तो आप सभी को ये भी आप लोग को क्लियर रखना है। बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं बार बार वीडियो देख रहा हूँ, ठीक ना। 20 मिनट के अंदर वीडियो को खत्म करना है। 11 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक। बोल रहा है कि सिंधु बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुराने स्थल को कहा जाता है। तो ये कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, आप लोग को बताना है किसको कहा जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। क्या है सही आंसर, मोहनजोदड़ो। क्या आंसर है सही, अब मैं आपको इसमें बॉक्स करके बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या है। एक सेकेंड, यहाँ इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। कालीबंगा, जहाँ से आप लोग को बहुत सारे साक्ष्य मिले थे। लोथल, जिसको आप लोग जो है सो बंदरगाह, बंदरगाह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह का साक्ष्य मिला था। ठीक। तो दोस्तों आज का हमारा यहीं पे क्वेश्चन हो जाता है खत्म। तो दोस्तों बात करते हैं कि कल क्या होगा। तो कल आप लोग को मैंने बता दिया कि कल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कि जो भी, सॉरी यहाँ पे, सॉरी दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ और कर रहा था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कल जो भी हम लोग का इतना दिन से हम लोग एनएमएमएस एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसकी, एनएमएमएस एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो उस, यानी कि कोई भी स्टेट हो जो एनएमएमएस स्कॉलरशिप की तैयारी करे, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और मैं बिहार और यूपी की बात करें तो बिहार और यूपी का जो 2007 से लेके 2023 तक जो भी क्वेश्चन हिस्ट्री का आया है, मैं उस क्वेश्चन पे डिटेल करूंगा। शायद हो सकता है ये 50 क्वेश्चन हो जाए, या फिर 50 क्वेश्चन से प्लस भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो कल हमारा इसका पार्ट आखिरी पार्ट होगा, तो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, ठीक। और मैंने आपको जो भी अभी बताया उसको पूरा क्लियर आप लोग खत्म कर लीजिएगा। जो भी आप लोग का यदि पार्ट छूटा हो तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को पूरा का पूरा पार्ट कर लेना है। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।